नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रिजेंद्र यादव विजय कोचिंग सेंटर के इस ऑनलाइन चैनल पर आपका स्वागत है। हम लोग संविधान की श्रृंखला शुरू की और इस संविधान की श्रृंखला में पिछले वीडियो में हम लोगों ने 1853 तक के एक्ट को पढ़ा था। शुरू हुई थी कहानी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से और हम लोग पढ़ते पढ़ते इसको पहुँचे हैं 1853 के एक्ट तक। मतलब जो संवैधानिक विकास का पहला सेगमेंट था, पहले सेगमेंट से ऐसा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो भारत का शासन था वो समाप्त हुआ। अब आज से हम लोग इसका दूसरा सेगमेंट शुरू करेंगे और दूसरे सेगमेंट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्राउन या सम्राट के अधीन भारत का शासन। क्राउन या सम्राट के अधीन भारत का शासन। और इसके अंतर्गत हम लोग पहला अधिनियम पढ़ेंगे और इस पहले अधिनियम को क्या बोलते हैं, 1858 का अधिनियम। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त, व्यापार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में केवल प्रशासनिक काम करती थी और 1858 के अधिनियम के द्वारा कई सारे प्रावधान हुए, कई सारे सुधार हुए और महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र भी जारी किया। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग देखते हैं। चलिए शुरू किया जाए। टॉपिक का नाम क्या है, 1858 का अधिनियम। 1858 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम। और इस अधिनियम को पारित किसने किया था, ब्रिटेन की संसद ने। इस अधिनियम को पारित किया था ब्रिटेन की संसद ने और ब्रिटिश संसद द्वारा पारित भारत के लिए यह प्रथम अधिनियम था। भारत के लिए यह प्रथम अधिनियम था। कौन कौन से प्रावधान किए गए थे समझते हैं इसको। इस अधिनियम के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को, भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया। भारत का वायसराय बनाया गया। भारत का वायसराय बनाया गया। भारत का प्रथम वायसराय, भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग बने। भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। भारत का प्रथम वायसराय किसको बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। अब यहाँ से ये सवाल कई बार पूछा हुआ है कि भारत का प्रथम वायसराय 1858 के अधिनियम के द्वारा किसको बनाया गया, तो भारत का प्रथम वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। और यहाँ पर एक शब्द लिखा है वायसराय। वायसराय का शाब्दिक अर्थ होता है सम्राट का प्रतिनिधि। वायसराय का शाब्दिक अर्थ होता है सम्राट का प्रतिनिधि। सम्राट का प्रतिनिधि। और सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में वायसराय भारत में शासन प्रशासन करते थे। तो यहाँ पर जो इस अधिनियम के द्वारा पहला प्रावधान किया गया उसमें क्या लिखा गया कि ये जो 1858 का अधिनियम है, इस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, भारत का वायसराय। और जो भारत का वायसराय बनाया गया वो कौन बना, लॉर्ड कैनिंग बना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 1858 से पहले जो भारत का गवर्नर जनरल था वो भी कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और लॉर्ड कैनिंग ही 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत का पहला वायसराय बना। 1858 के अधिनियम के द्वारा भारत का वायसराय बना।
दूसरा प्रावधान क्या हुआ? दूसरे प्रावधान में ये कहा गया कि 1773 में गठित निदेशक मंडल, 1773 में गठित निदेशक मंडल में गठित निदेशक मंडल और 1784 में गठित 1784 में गठित नियंत्रक मंडल, नियंत्रक मंडल को समाप्त कर दिया गया, को समाप्त कर दिया गया, कर दिया गया और इसके स्थान पर कर दिया गया और इसके स्थान पर भारत सचिव, इसके स्थान पर भारत सचिव नामक पद गठित किया गया, भारत सचिव नामक पद गठित किया गया। ठीक, ये भी सवाल पूछा हुआ है कि इन दोनों संस्थाओं को समाप्त कब किया गया? 1773 में जो गठित किया गया था निदेशक मंडल और 1784 में जो गठित किया गया था नियंत्रक मंडल, इन दोनों को 1858 के अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया और इनके स्थान पर एक नया पद गठित किया गया और इस नए पद का इसके स्थान पर भारत सचिव नामक नया पद गठित किया गया और निदेशक मंडल तथा नियंत्रक मंडल दोनों को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, दोनों को समाप्त कर दिया गया। ये भी दोनों सवाल पूछा हुआ है कि नियंत्रक मंडल का गठन कब हुआ था? तो नियंत्रक मंडल का गठन हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा और नियंत्रक मंडल का गठन हुआ था 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा और निदेशक मंडल का गठन हुआ था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत और इन दोनों को समाप्त किया गया किसके तहत? 1858 के अधिनियम के द्वारा। ये दो प्रावधान हो गए। अगला प्रावधान इसमें क्या किया गया? अगला प्रावधान इसमें हुआ कि वर्ष 1858 में, वर्ष 1858 में महारानी विक्टोरिया ने भारतीयों के संबंध में एक घोषणा पत्र जारी किया, संबंध में एक घोषणा पत्र जारी किया, एक घोषणा पत्र जारी किया और ये जो घोषणा पत्र जारी किया, इस घोषणा पत्र को भारतीयों ने अपना अधिकार पत्र कहा, पत्र को भारतीयों ने अपना अधिकार पत्र कहा, अपना अधिकार पत्र कहा या इसी को इंग्लिश में कहा जाता है मैग्ना कार्टा, इसी को इंग्लिश में कहा जाता है मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा कहा, मैग्ना कार्टा कहा। अब इस घोषणा पत्र में प्रावधान कौन कौन से हुए, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ये जो घोषणा पत्र जारी किया गया, विक्टोरिया के इस घोषणा पत्र को इस घोषणा
पत्र को लॉर्ड कैनिंग ने मिंटो पार्क में, इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़कर सुनाया था। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़कर सुनाया। और इस घोषणा पत्र में 2 प्रावधान किए गए थे। ये जो महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र था, इस घोषणा पत्र में 2 प्रावधान थे। इस घोषणा पत्र में 2 प्रावधान किए गए थे। और कौन कौन से प्रावधान थे देख लेते हैं। जो पहला प्रावधान था, इसमें कहा गया कि जो देशी रियासतें हैं, भारत की जो देशी रियासतें हैं, देशी रियासतों पर अब ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी प्रकार का धार्मिक किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये तो हुआ पहला प्रावधान। पहले प्रावधान में क्या कहा गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अब इसका शासन व्यापारिक काम सब खत्म हो गया, समाप्त कर दिया गया, इसके शासन को भी समाप्त कर दिया गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी महारानी विक्टोरिया के घोषणा पत्र के अनुसार भारत का शासन प्रशासन चलाएगी। तो यहाँ पर देशी रियासतों पर ईस्ट इंडिया कंपनी को कहा गया कि अब ये किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, चाहे धार्मिक हो चाहे ये राजनीतिक हो। हस्तक्षेप जो है चाहे ये धार्मिक हो चाहे राजनीतिक हो। और दूसरा प्रावधान क्या किया गया, अब भारत पर महारानी विक्टोरिया का शासन होगा। महारानी विक्टोरिया का शासन होगा। महारानी विक्टोरिया का शासन होगा। महारानी विक्टोरिया का शासन होगा, या यूं कह सकते हैं कि महारानी विक्टोरिया के अधीन अब भारत का शासन होगा, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से। और ये जो हस्तक्षेप की बात हुई है, हस्तक्षेप ये धार्मिक भी हो सकता है और हस्तक्षेप ये राजनीतिक भी हो सकता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी पहले दोनों प्रकार का हस्तक्षेप करती थी, धार्मिक हस्तक्षेप भी, और धार्मिक हस्तक्षेप के अंतर्गत ये पुत्र गोद लेने को अवैध कर दिया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी भी देशी रियासत के पास, मतलब जिस राजा के पास अपना पुत्र नहीं होता था खुद का, उस राजा को पुत्र गोद लेने को इसने अवैध घोषित कर दिया। और वहाँ पर वेलेजली के सहायक संधि के द्वारा सभी देशी रियासतों के राजाओं को अपने साम्राज्य में, अपने दरबार में अंग्रेजी सेना रखनी होती थी। तो इस प्रकार से धार्मिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के हस्तक्षेप होते थे। और इस हस्तक्षेप को बंद किया गया किस अधिनियम के द्वारा, 1858 के अधिनियम के द्वारा। तो इस प्रकार से 1858 के अधिनियम में इतने सारे प्रावधान किए गए थे। 1858 के अधिनियम में इतने सारे प्रावधान किए गए थे। और लॉर्ड कैनिंग से यहाँ पर 2-3 सवाल और पूछे गए हैं। लॉर्ड कैनिंग से यहाँ पर 2-3 सवाल और पूछे गए हैं। जैसे 1857 का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में पारित किया गया? भारत का जो बजट है वो सबसे पहले कब पारित हुआ था? सबसे पहले बजट कब पेश हुआ था? किसने पेश किया था? तो ये जो वन लाइनर टाइप के फैक्चुअल सवाल हैं, थोड़ा सा उसको देखते हैं। भारत का पहला बजट
पेश किया गया था कैनिंग के शासनकाल में। भारत का प्रथम बजट पेश किया गया था लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में, और भारत का प्रथम बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने। और ये जो बजट शब्द है ये फ्रांसीसी भाषा के बोजेट शब्द से या बोझे शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। तो बजट से भी कई प्रकार से यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, तो थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं। चलिए देखते हैं। जैसे ये जो बजट शब्द है, बजट शब्द, बजट शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा के बोझे शब्द से बना है। फ्रांसीसी भाषा के फ्रांसीसी भाषा के बोझे शब्द से बना है। बोझे शब्द से बना है। ये भी सवाल पूछा हुआ है कि बजट शब्द किस शब्द से बना है? तो बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा के बोझे शब्द से बना है। ये शब्द कौन सा है? बोझे। और ये जो बोझे शब्द है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है चमड़े का थैला। इसका शाब्दिक अर्थ होता है चमड़े का थैला। बोझे शब्द का अर्थ होता है चमड़े का थैला। और पहले बजट पेश भी किसमें किया जाता था? तो बजट संबंधी जो दस्तावेज होते थे वो चमड़े के थैले में ही रख कर ले जाया जाता था संसद में, उसको पेश किया जाता था। और यहाँ से अगला सवाल जो बना है कि विश्व का प्रथम बजट, विश्व का प्रथम बजट, तो विश्व का प्रथम बजट पेश किया था किसने? विश्व का प्रथम बजट ब्रिटिश वित्त मंत्री, ब्रिटिश वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपोल ने, रॉबर्ट वालपोल ने 1761 में पेश किया था। 1761 में पेश किया था। रॉबर्ट वालपोल ने 1761 में पेश किया था। ये चीज़ आप जरूर याद रखिएगा। ये पूरे दुनिया का पहला बजट था। पूरे दुनिया का पहला बजट ब्रिटिश प्रधानमंत्री रॉबर्ट वालपोल ने वर्ष 1761 में पेश किया। इसके ठीक 100 साल बाद, मतलब 100वें साल, वर्ष 1860 में, वर्ष 1860 में कैनिंग के शासनकाल में, कैनिंग के शासनकाल में जेम्स विल्सन ने, जेम्स विल्सन ने, जेम्स विल्सन ने भारत का प्रथम बजट पेश किया। भारत का प्रथम बजट पेश किया था। भारत का प्रथम बजट पेश किया था। तो ये भी सवाल पूछा हुआ है कि भारत का प्रथम बजट किसने पेश किया? तो भारत का प्रथम बजट पेश किया था जेम्स विल्सन ने। इसने भारत का प्रथम बजट पेश किया और किसके शासनकाल में? कैनिंग के शासनकाल में। और कब पेश किया? वर्ष 1860 में। ये तो दो बात हो गई। अगला प्रावधान इसमें एक सवाल और पूछा है, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम अंतरिम बजट, स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भारत का
प्रथम अंतरिम बजट, या कह सकते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट। अंतरिम हटा देते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ तो 1947 में जब 1946 में 2 सितंबर 1946 को जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था, तो अंतरिम सरकार के गठन के बाद भारत का बजट पेश किया गया था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट पेश किया था किसने? के खडमुखम चेट्टी ने। के खडमुखम चेट्टी ने पेश किया था। और गणतंत्र भारत का प्रथम बजट पूछा जाए तो गणतंत्र भारत का प्रथम बजट, तो गणतंत्र भारत के अगर प्रथम बजट की बात करेंगे तो इस बजट को पेश किया था किसने? जॉन मथाई ने। इस बजट को पेश किया था जॉन मथाई ने। तो यहाँ से 3-4 फैक्ट निकल कर आते हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और एक सवाल यहाँ पर और पूछा है कि सर्वाधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किसके पास है? सर्वाधिक बार बजट पेश करने का अधिकार, सर्वाधिक बार बजट पेश करने का अधिकार, करने का रिकॉर्ड ये है, करने का रिकॉर्ड ये किसके पास है? तो ये रिकॉर्ड है पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास। ये है पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के पास। तो इस तरीके से कुछ ये सवाल पूछे हुए हैं जहाँ से वन लाइनर टाइप के सवाल बने हुए हैं कि कब किन किन लोगों ने इस तरीके से बजट पेश किया था। ठीक, तो यहाँ से हम लोग अगला अधिनियम शुरू करते हैं। और जो अगला अधिनियम है वो हमारा कौन सा है? 1861 का अधिनियम। जो अगला अधिनियम है उसको हम क्या बोलते हैं? 1861 का अधिनियम। और 1861 के अधिनियम से भी कई सारे इंपॉर्टेंट सवाल पूछे गए हैं और उन सवालों को थोड़ा सा एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। जैसे 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत का जो गवर्नर जनरल था उसको अधिकार दिया गया कि वो प्रांतों के गवर्नरों की नियुक्ति कर सकता था। प्रांतों के गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार किसको दिया गया? भारत के वायसराय को। और वायसराय को दूसरा अधिकार दिया गया कि वह अध्यादेश जारी कर सकता था। वायसराय भारत के लिए अध्यादेश जारी कर सकता था। और तीसरा अधिकार दिया गया कि वह भारत के किसी राज्य क्षेत्र के, भारत के किसी प्रांत का नाम, उसका क्षेत्र, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकता था। चलिए देखते हैं अगला हमारा है वर्ष 1861 का अधिनियम। 1861 का अधिनियम। और 1861 के अधिनियम से जो सवाल पूछे गए हैं एक एक करके इनको हम समझते हैं। जो पहला प्रावधान था इसमें, पहला प्रावधान क्या था कि इस एक्ट के द्वारा, इस अधिनियम के द्वारा भारत के शासन प्रणाली को विकेंद्रीकृत कर दिया गया। भारत के शासन प्रणाली को विकेंद्रीकृत कर दिया गया। और विकेंद्रीकृत कैसे किया गया आगे उसको समझते हैं। दूसरा प्रावधान ये हुआ कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में
परिषद में कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। के रूप में भारतीयों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, लेकिन किसी भी भारतीय सदस्य की नियुक्ति नहीं हुई। प्रावधान किया गया लेकिन किसी भी भारतीय सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई। किसी भी भारतीय सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई। तो यहाँ पर गैर सरकारी सदस्यों से आशय किससे है? तो यहाँ पर जो गैर सरकारी सदस्य शब्द लिखा गया है, गैर सरकारी सदस्य का मतलब है यहाँ पर भारतीय सदस्य। यहाँ पर गैर सरकारी से आशय क्या है? भारतीय। प्रावधान क्या था कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की जाएगी और इसमें भारतीयों की नियुक्ति की जाएगी, लेकिन प्रावधान केवल वृद्धि का ही हुआ, किसी भी सदस्य की नियुक्ति नहीं हो पाई। ये प्रावधान हुआ। अगला प्रावधान देखते हैं। अगली बात इसमें कही गई कि वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति कॉमा। दूसरा प्रावधान हुआ प्रांतों के गवर्नरों की नियुक्ति। प्रांतों के गवर्नरों की नियुक्ति प्रांतों के नाम, क्षेत्र एवं सीमा में परिवर्तन का अधिकार। सीमा में परिवर्तन का अधिकार वायसराय को दिया गया। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और यहाँ से कई बार सवाल पूछा है कि 1861 के अधिनियम के द्वारा जो भारत के वायसराय होते थे उनको कौन कौन सा अधिकार दिया गया। तो उनको 3 अधिकार दिए गए और इन 3 अधिकारों में कौन कौन सा है? पहला तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति। दूसरा है प्रांतों के गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार और तीसरा है कि जो भारतीय प्रांत थे उन भारतीय प्रांतों के नाम में परिवर्तन, क्षेत्र में परिवर्तन और सीमा में परिवर्तन का अधिकार किसको दिया गया? तो ये अधिकार तीनों दिया गया था वायसराय को। वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है और प्रांतों के राज्यपालों या गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है, लेकिन किसी भी राज्य के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का जो अधिकार है वो संसद के पास है। नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन का अधिकार संसद के पास है। बाकी अध्यादेश जारी करने की शक्ति और प्रांतों के राज्यपालों या गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। अध्यादेश का मतलब होता है, जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो हमारे देश के लिए कानून बनाते हैं हमारी संसद, लेकिन
जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, अगर उस समय किसी ऐसे कानून की आवश्यकता पड़ती है जो हमारे संविधान में ना हो, तो तत्काल कानून बनाने के लिए मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह से राष्ट्रपति एक आदेश जारी करते हैं और उस आदेश को कहा जाता है अध्यादेश, जो तत्काल प्रभाव से लागू होता है। लेकिन जब संसद का सत्र शुरू होता है तो इस अध्यादेश को संसद के दोनों सदनों से क्या करवाना होता है, पारित करवाना होता है, तब वो आगे लागू होगा, अन्यथा वो समाप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको दिया गया था, भारत के वायसराय को। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। अब एक प्रावधान इसमें और देखते हैं। अगला प्रावधान इसमें किया गया था कि भारत के तीनों प्रेसिडेंसियों में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना हुई। एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई तथा इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में हुई, वर्ष 1866 में हुई थी। ये भी सवाल पूछा हुआ है। और यहाँ पर 3 प्रेसिडेंसी और 3 प्रेसिडेंसियों से आशय, एक प्रेसिडेंसी है बंगाल, एक प्रेसिडेंसी है बम्बई और एक प्रेसिडेंसी मतलब है नहीं थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी। जो उस समय की प्रेसिडेंसियां थी तीनों, उन तीनों में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो 1861 के अधिनियम के तहत ऐसा प्रावधान किया गया था। और इसी अधिनियम के द्वारा वर्ष 1866 में हमारे इलाहाबाद हाई कोर्ट की क्या होती है, स्थापना होती है। अगला प्रावधान इसमें क्या था, अगला प्रावधान ये था कि जो वायसराय की परिषद होती थी, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को एक एक विभाग सौंपा गया, एक एक विभाग सौंपा गया, एक एक विभाग सौंपा गया। इस प्रकार सौंपा गया, इस प्रकार भारत में पहली बार विभागीय शासन प्रणाली की नींव पड़ी। इस प्रकार भारत में पहली बार विभागीय शासन प्रणाली की नींव पड़ी। विभागीय शासन प्रणाली की नींव पड़ी। इसका मतलब क्या होता है, समझते हैं। प्रणाली की नींव पड़ी। जैसे आज के समय में देखें, विभागीय शासन प्रणाली का मतलब क्या है, जैसे आज के समय में हम देखें तो केंद्र में जो हमारी सरकार है, बीजेपी सरकार, उसमें अलग अलग विभाग अलग अलग लोगों को दिया गया है। जैसे रक्षा मंत्रालय दिया गया है राजनाथ सिंह जी को, गृह मंत्रालय दिया गया है अमित शाह जी को, सड़क परिवहन मंत्रालय दिया गया है नितिन गडकरी जी को। इस तरीके से
अलग अलग विभाग अलग अलग लोगों को सौंपे गए हैं, जबकि इसके मुखिया, सरकार के मुखिया कौन है? नरेंद्र मोदी जी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो उसी प्रकार से ये जो कार्यकारिणी परिषद होती थी उसका मुखिया होता था वायसराय, लेकिन इस वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के जो सदस्य होते थे 5 सदस्य, उन सदस्यों को एक एक विभाग, अलग अलग विभाग सौंपा गया। और इसीलिए कहा जाता है कि भारत में पहली बार विभागीय शासन प्रणाली की नींव किस अधिनियम के तहत पड़ती है? तो हमारा आंसर क्या होगा? 1861 के अधिनियम के द्वारा। और दूसरा प्रावधान क्या हुआ था, इसे यहीं पे समझ लेते हैं। ये जो एक एक सदस्यों को एक एक विभाग दिया गया था, जैसे आज के समय में देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं या पढ़ते हैं कि हमारे जो सरकार है वो अपने कामों के लिए, जो विभाग के मंत्री अपने कामों के लिए उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति, उत्तरदायी होते हैं लोकसभा के प्रति। जैसे लोकसभा के प्रति ये सदस्य उत्तरदायी होते हैं, वैसे ही वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे वो अपने कामों के लिए उत्तरदायी किसके प्रति होते थे? वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के प्रति। तो यहाँ पर जो वर्तमान की शासन प्रणाली है इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तरदायी शासन प्रणाली। तो उत्तरदायी शासन प्रणाली की शुरुआत भी सबसे पहले किस अधिनियम के तहत होती है? तो ये होती है 1861 के अधिनियम के द्वारा। देखते हैं इसमें जो अगला प्रावधान है उसमें क्या कहा गया? उसमें कहा गया कि जो वायसराय हैं, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य, परिषद के सदस्य अपने विभागीय कार्यों के लिए, अपने विभागीय कार्यों के लिए, विभागीय कार्यों के लिए कार्यकारिणी के प्रति उत्तरदायी होते थे। कार्यकारिणी के प्रति उत्तरदायी होते थे, के प्रति उत्तरदायी होते थे। इसीलिए कहा जाता है, उत्तरदायी होते थे, इसीलिए कहा जाता है कि भारत में उत्तरदायी शासन प्रणाली की नींव पड़ती है। इसी लिए इस अधिनियम से, या इस अधिनियम के द्वारा, इसीलिए इस अधिनियम के द्वारा भारत में उत्तरदायी शासन प्रणाली की नींव पड़ी। उत्तरदायी शासन प्रणाली की नींव पड़ी, प्रणाली की नींव पड़ी। अब यहाँ से एक सवाल और पूछा गया, उसको समझते हैं। ये जो विभागीय शासन प्रणाली है, विभागीय शासन प्रणाली और उत्तरदायी शासन प्रणाली, ये दोनों लक्षण किसके हैं? तो ये दोनों लक्षण हैं संसदीय शासन प्रणाली के। ये दोनों लक्षण हैं संसदीय शासन प्रणाली के। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से होती है? 1861 के अधिनियम से। यहाँ पर लिख देते हैं कि ये जो संसदीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली के जनक कौन है? लॉर्ड कैनिंग है। क्योंकि लॉर्ड कैनिंग के समय में ही, के जनक लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि इन्हीं के समय में ये अधिनियम क्या हुआ? पारित हुआ। 1861 का अधिनियम पारित किया गया। और ये जो उत्तरदायी शासन प्रणाली है और जो विभागीय शासन प्रणाली है, ये दोनों भाग या तत्व किसके हैं? अवयव हैं ये संसदीय शासन प्रणाली के। और यहाँ से एक सवाल और पूछा गया है, उसको भी लिख देते हैं कि
जो इंडियन पैनल कोड था, इंडियन पैनल कोड जिसको हम क्या बोलते हैं आईपीसी, और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको हम क्या बोलते हैं सीआरपीसी, आईपीसी और सीआरपीसी का निर्माण इसी अधिनियम के द्वारा किया गया था। और किसकी अध्यक्षता में? मैकाले की अध्यक्षता में। ये हुआ था मैकाले की अध्यक्षता में, मैकाले की अध्यक्षता में निर्मित हुआ था, मैकाले की अध्यक्षता में निर्मित हुआ था। तो ये सारे जो प्रावधान हैं, ये सब प्रावधान किस अधिनियम के तहत होते हैं या किए जाते हैं? तो ये सभी प्रावधान किए जाते हैं 1861 के अधिनियम के द्वारा। थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, लंबा भी है, और यहाँ से सारे जो महत्वपूर्ण अधिनियम है उनकी क्या होती है, शुरुआत एक तरीके से होती है। तो एक बार थोड़ा सा इसको सरसरी निगाह से एक बार और देख लेते हैं 1861 के अधिनियम में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे। 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत में विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली की शुरुआत हुई। और विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली की शुरुआत इसलिए मानी जाती है क्योंकि यहाँ पर दो प्रणालियाँ शुरू हुई, एक विभागीय शासन प्रणाली और एक उत्तरदायी शासन प्रणाली। यहाँ पर निर्णय कोई एक नहीं लेता था, सभी लोग मिलकर निर्णय लेते थे, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, विकेंद्रीकृत शासन प्रणाली। और अगला जो प्रावधान है कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद थी उसमें गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि का प्रावधान किया गया था। और गैर सरकारी सदस्यों के रूप में किसकी नियुक्ति होनी थी, भारतीयों की। प्रावधान तो किया गया लेकिन किसी भी भारतीय सदस्य की नियुक्ति नहीं की गई। अगला क्या है, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये जो 1861 का अधिनियम है इसके तहत वायसराय को 3 अधिकार दिए गए। कौन कौन सा? अध्यादेश जारी करने का अधिकार, प्रांतों के गवर्नरों की नियुक्ति का अधिकार, और प्रांतों के नाम, क्षेत्र और सीमा में परिवर्तन का अधिकार। ये तीनों अधिकार दिए गए 1861 के अधिनियम के द्वारा भारत के वायसराय को दिए गए थे। और वर्तमान में अध्यादेश जारी करने की शक्ति और प्रांतों के राज्यपालों की नियुक्ति का अधिकार किसके पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है। लेकिन प्रांतों के नाम, क्षेत्र, सीमा में परिवर्तन का अधिकार संसद के पास है। अगला कि भारत के जो 3 प्रेसिडेंसियां थी, बंगाल प्रेसिडेंसी, बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी, तीनों में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया। और इसी अधिनियम के द्वारा 1866 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की क्या होती है, स्थापना की जाती है। और वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्यों को एक एक विभाग दिया गया। जैसे कि आज के समय में केंद्र सरकार में देखा जाए तो एक एक व्यक्ति को एक एक विभाग दिया गया जो कैबिनेट मंत्री होते हैं। उसी प्रकार से इस अधिनियम के द्वारा वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होती थी उसको एक एक विभाग सौंपा गया। और इसी अधिनियम से भारत में शुरू होती कौन सी शासन प्रणाली, विभागीय शासन प्रणाली। और दूसरा कौन सा है, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में जो एक एक सदस्यों को एक एक विभाग दिया गया था वो अपने विभाग के प्रति उत्तरदायी होते थे। किसके प्रति, वायसराय की कार्यकारिणी के, मतलब जो भी काम करेंगे उस काम के लिए हम उत्तरदायी होंगे कार्यकारिणी परिषद के प्रति। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में उत्तरदायी शासन प्रणाली की भी क्या होती है, शुरुआत होती है। और उत्तरदायी शासन प्रणाली, विभागीय शासन प्रणाली, ये दोनों तत्व किसके हैं, संसदीय शासन प्रणाली के। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली की शुरुआत होती है 1861 के अधिनियम के द्वारा। और इसके जनक भारत में माने जाते हैं लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ही इस समय भारत के क्या थे, वायसराय थे। और लास्ट इंडियन पैनल कोड जिसको हम क्या बोलते हैं, भारतीय दंड संहिता, आईपीसी, सीआरपीसी जिसको हम बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इन दोनों का निर्माण किसके अध्यक्षता में हुआ था, लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। और इस तरीके से 1861 का अधिनियम पूरा हमारा पूरा होता है। अब यहाँ से अगला अधिनियम हम लोग पढ़ेंगे 1892 का अधिनियम। और 1892 के अधिनियम के बाद 1909 का अधिनियम। तो उम्मीद करते हैं कि बढ़िया से समझ में आया होगा। अब इसको 2-3 बार लिख के याद करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बहुत बढ़िया से याद हो जाएंगी। चलिए, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, मैटर आपको अच्छे लगे तो आप प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।
चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक एक सब्सक्राइब लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, क्योंकि बूंद बूंद से ही क्या बढ़ता है, घड़ा हमारा बढ़ता है। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।